डिवाइन के यूट्यूब चैनल बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि एसएससी जीडी का हमारा पेपर जो है एसएससी जीडी का नज़दीक है, उस एसएससी जीडी की परीक्षा को देखते हुए हम आपके लिए 25 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसमें से पूरे सिलेबस से मतलब कि जैसे इतिहास है, भूगोल है, भारत के पड़ोसी देश हैं, इन सब जो है आपका जो सब्जेक्ट है, इनसे हम 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट छांट कर लेके आए हैं। तो उनका हम जो है प्रश्न उत्तरी करेंगे। यदि आप प्रश्न उत्तर में उसमें आंसर भी देना चाहते हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, लेकिन उसका आंसर भी हम आपको तुरंत बताएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरी का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं एसएससी जीडी का, उसको हम बताने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा तिरंगा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये एक झंडा गीत है। ये झंडा गीत को किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था? चलिए हम बताते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा, ये जो झंडा गीत है, इसको श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि झंडा गीत किसने लिखा, तो बताइएगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके राइटर लेखक श्यामलाल गुप्त पार्षद जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसको मिटा देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान की, इतिहास से उठाते हैं, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? बोलो बेटा। पाकिस्तान, भाई जब हमारा देश, यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके पहले कोई बंटवारा तो हुआ नहीं था। बंटवारा क्या हुआ? पाकिस्तान के लिए अलग से जो है 14 अगस्त को स्वतंत्र कर दिया गया था, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया था। तो मेरा जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग की गई थी, ये 1940 में की गई थी। कब की गई थी पाकिस्तान की मांग? 1940 में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, इधर हम पहुंचते हैं, भूगोल की तरफ जाते हैं। भूगोल, हमारा भूगोल में क्वेश्चन है कि हमारे पड़ोसी देश, क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेबस है भारत के पड़ोसी देश। तो बच्चों, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में किस देश की सीमा, यानी हमारा पड़ोसी देश है तो किस देश की सीमा के साथ भारत की सबसे कम दूरी है? ठीक है, यानी भारत का किस पड़ोसी देश के साथ सबसे कम दूरी है? बोलो बेटा, चलो बोलो। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ, किसके साथ? अफगानिस्तान। अगर यही क्वेश्चन कहता है किस देश के साथ दूरी है, तो वो हमारे बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के साथ था, लेकिन किस प्रकार से 1971 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, उठाने के बाद 71 में क्या है, 71 में अलग किया और 72 में एक देश बन गया। ठीक है, चलो भाई, अब हम क्वेश्चन अगला लेकर आते हैं बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? देखो हम लिख देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की
स्थापना कब की गई? ठीक, कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल भी हम आपको बता देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। ठीक, कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। क्या हुआ, जो पहला हमारा विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, उसको हटाने के, उसको मतलब अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि सभी देश आपस में झगड़ रहे थे, तो सभी देशों ने मिलकर सोचा कि एक ऐसी कौन सी संस्था बनाएं जिससे प्रथम विश्व युद्ध रोका जाए। तो उन्होंने यानी सभी लोगों ने मिलकर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, जो एक विफल रहा। अगर वो सफल होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध ना होता। द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 से 1945 तक। अब 1939 से 1945 तक, ठीक। तो अब सबसे बड़ी समस्या है, अमेरिका उस समय सर्वशक्तिमान था। अमेरिका सर्वशक्तिमान था, तो उसने क्या किया, जापान के दो शहर थे, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा था, उसमें परमाणु बम गिरा दिया था। क्या गिरा दिया? परमाणु बम। एक परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। एक नागासाकी, एक हिरोशिमा पे, एक 9 अगस्त को, एक 6 अगस्त को गिरा था। ठीक है। अब इसमें कभी पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? बच्चों, इसमें वर्तमान समय में 193 देश हैं और 193वां देश दक्षिण सूडान है। और वैसे तो हमने इसमें से करीब 8-7-8 क्वेश्चन में बता दिए, लेकिन हम और आगे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, हम उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन उठाते हैं। बच्चों, जब गंगा पवित्र नदी है, गंगा जब उत्तराखंड से निकलती, उत्तर काशी से, ठीक, तो जब निकलती है तो कल कल करती हुई उत्तराखंड से जब उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंचती है, तो आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उन 75 जिलों में किस जिले को सबसे पहले टच करती है, बताओगे? वो सबसे पहले टच करती है किसको? बिजनौर को। हम लिख देते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे पहले छूती है? ठीक, उसका आंसर है बिजनौर। क्यों? बिजनौर, ठीक है, बिजनौर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर लेकर आते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक बच्चों, हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। बच्चों, जैसे अभी सर्वोच्च न्यायालय का हम क्वेश्चन संविधान से लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या, यानी बच्चों हम लिखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या। अब कहोगे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, बच्चे इसमें कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। बेटा, ये सब तीनों चीजें एक हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहो, सर्वोच्च न्यायालय, या उच्चतम न्यायालय, ठीक। ये सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश, अभी तो हमने क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक, उसके अभी सर्वोच्च न्यायालय कहो, उच्चतम, ये, और ये देखिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, ये, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट,
तीनों एक ही चीज हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन दिया सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या। बच्चों आपको याद होना चाहिए, ठीक, कैसे होते हैं ये देखिए, हम बना देते हैं डायग्राम। इसकी संख्या भी आपको बता देते हैं 34, लेकिन कुल न्यायाधीशों की, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं वर्तमान में, जी 50वें हैं। अब यहां पर मुख्य न्यायाधीश बैठता है, कौन? मुख्य न्यायाधीश, इसको बढ़ा लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जैसे यहां पर मानिया डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ जी बैठे हैं, ठीक, ये मुख्य न्यायाधीश। और इनके नीचे समझ लीजिए, इनके नीचे 33 और होंगे, ठीक है, 33 और होंगे। चलिए, अब कभी कभी क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और पूछते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय बच्चों कहाँ है? नई दिल्ली में है। जब सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के पहले आपके कहाँ थी? कलकत्ता में थी। उसका पहला न्यायाधीश, अब कुछ क्वेश्चन अभी बता देते हैं इसमें के बच्चों, जो दिल्ली के पहले हमारा सर्वोच्च न्यायालय था वो कलकत्ता में था, उसके पहला न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय के यानी दिल्ली में जब बना तो उसके पहले न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया बनाए गए। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका छूटा जा रहा है, उसको हम बता रहे हैं बच्चों। भारत के संविधान में बताया गया है, यदि भारत का राष्ट्रपति जो आप जानते हो तीनों सेना का प्रमुख भी होता है, यदि भारत का राष्ट्रपति कहीं चला जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार देख लेता है। अगर उपराष्ट्रपति भी चला गया तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो राष्ट्रपति का कार्यभार ऐसा हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ, जस्टिस तामतुल्ला एक बार राष्ट्रपति बनाए गए थे। चलो बच्चों, हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, बहुत सरल और एकदम बिल्कुल। बच्चों, कभी कभी इसी सर्वोच्च न्यायालय से यानी संविधान से एक क्वेश्चन और उठता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय? आप कहोगे जितने राज्य हैं उतने उच्च न्यायालय होने चाहिए, ठीक। वास्तव में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में हम क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक, आपका जवाब आना चाहिए 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं। अब कहोगे कि सर ये हमारे यहां वर्तमान समय 28 संघ शासित प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब कहोगे हर राज्य में एक अपनी होती, नहीं बच्चों, कुछ कुछ ऐसी उच्च न्यायालय होती हैं जो 2-2, 3-3 या 4-4 राज्यों की सुनवाइयां करती हैं, ठीक। जैसे हमारी गुवाहाटी सबसे ज्यादा सुनवाई करती। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है, तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो वास्तव में बताया जाता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल 160 न्यायाधीशों का प्रस्ताव रखा है, यानी 160 न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में अगर पूछा जाता है तो 100 न्यायाधीश ही इलाहाबाद और इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। और वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी हैं। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। हम उठाते हैं क्वेश्चन जो है संस्कृति कला से। संस्कृत कला, क्योंकि सिलेबस में है, एसएससी जीडी के सिलेबस में है, तो जो संस्कृति कला वाला क्वेश्चन उठाते हैं,
हम क्वेश्चन उठाते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। फिर से हम रिपीट करते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के समय माना जाता है। ठीक, ये लेते हैं क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के समय माना जाता है। ठीक, अच्छा आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम बोल भी रहे हैं, हमारी वॉइस आ रही ना अब तक। ठीक है, चलो भाई कि अब देखो क्वेश्चन, मुगल वंश, वही मुगल वंश की हम बात करने जा रहे हैं जिस मुगल वंश में यानी दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश, और उन 5 राजवंशों में सब पहले लास्ट वाला राजवंश यानी लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को किस प्रकार से बाबर ने परास्त किया, और बाबर ने जब परास्त किया गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने केवल 4 साल 15, 26, 4, 30 यानी 4 साल शासन किया, उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हमारा क्वेश्चन था हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक को, और यह भी आपको बता दें कि वो जो शासक, इसका आंसर है ये भी आपको था कि जो वो मुगल वंश में अनपढ़ है। समझे मेरी बात, यानी हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के समय माना जाता, और शायद इस क्वेश्चन को आप बता भी सकते हो अगर कोशिश करो तो। ठीक, आपने टेलीविजन में धारावाहिक देखा है जोधा अकबर, वो मुगल वंश का शासक जो अनपढ़ था, अर्थात किसके शासनकाल में, अकबर के, किसके, अकबर के, अकबर। ठीक, अकबर के शासनकाल में। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन फिर हम रिपीट करके आ रहे हैं। चलो बच्चों, कला संस्कृत से हमारा एक सवाल हो चुका, अब चलते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश, फिर आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में आते हैं, क्योंकि हमारे जो कोचिंग सेंटर है ये उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ राजधानी से 100 किलोमीटर इलाहाबाद रोड पे यानी जगतपुर पड़ता है, वहां पर ये आपका जो है कोचिंग सेंटर है। ठीक है बच्चों धैर्य रखिए, जैसे कुछ बच्चे हड़बड़ा रहे हैं, एसएससी जीडी, घबराओ नहीं बच्चों, पढ़ते रहो, धैर्य रखो, और धैर्य रखने पर यानी आप जितना संघर्ष करोगे, मतलब जितना आपकी रुकावट आएगी, जितना संघर्ष करोगे, कामयाबी आपको उतनी बड़ी मिलेगी। अरे आपको तो आसमान तक जाना है, और जिनको छत तक जाना है उनको सीढ़ियां अपनी मुबारक हो, सीढ़ियों चढ़ के और तुम परिंदे की तरह उछाल मारो और आसमान तक जाओ, बुलंदी तक जाओ। ठीक है बच्चों, चलो हम अगला क्वेश्चन रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश मैंने कहा तो उत्तर प्रदेश से लेते हैं क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? पहले तो मंडल, बच्चों मंडल का मतलब पहले मंडल बता देते, फिर हम उससे आपको आंसर लेते हैं। मंडल का मतलब होता है बेटा हमारे यहाँ 75 जिले हैं। ठीक, 75 जिले हैं। इन 75 जिलों को करीब 4-4, 5-5, 6-6, 3-3 जिलों को जोड़कर, है ना, जिलों को आपस में जोड़कर जैसे मान लीजिए कि एक कोई हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए अपना लखनऊ मंडल ले लेते हैं, अब लखनऊ मंडल से जुड़े हुए विभिन्न जिले, रायबरेली, सीतापुर, है ना, हरदोई है, आपका लखीमपुर खीरी है, रायबरेली है। तो उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन पूछा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। दे आपको क्वेश्चन, चलो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहां से। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? बताओगे? ऑप्शन दे, बोलो भाई, बताओगे? चलिए हम बताते हैं, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए।
इसमें 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 मंडल हैं। जो 18वां मंडल है बच्चों वो अलीगढ़ है। कौन सा है? अलीगढ़ है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई बच्चों थोड़ा भूगोल के पास, भूगोल पहुंचते हैं। भूगोल का हमारे एक क्वेश्चन है, बताया जाता है कि वो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें वलय है, पट्टाकार, जैसे ये पट्टा चलता है ना, वलय है। बोलो भाई, सौर परिवार में वो कौन सा ग्रह है जिसमें वलय है? बोलो। सौर परिवार का वह कौन सा ग्रह है जिसमें वलय पाया जाता है? वलय पाया जाता है, बताओगे? ऑप्शन दें? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। बताओ। नहीं मालूम? चलिए हम बताते हैं, वो है शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह। चलो भाई थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं, साइंस की तरफ। ठीक है बच्चों, विज्ञान की तरफ जब चलते हैं तो कोशिका, ठीक, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? चलो भाई साइंस वाले बच्चे आ जाओ। नहीं मालूम? चलो, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। चलो भाई बच्चों, अभी हमने आपको साइंस का क्वेश्चन बताया, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। बच्चों अब चलते हैं हम थोड़ा फिर इतिहास की तरफ। इतिहास यानी जो हम लोगों को पढ़ाने को, मतलब आपके सिलेबस से ही रहे। इतिहास चलते हैं बच्चों। इतिहास में एक क्वेश्चन है बहुत सरल। भारत का, देखिए लिखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों, धैर्य रखो, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। कहां से आएगा? लिखने और पढ़ने का तरीका, सबसे पहले तुम लोग लिखने पढ़ने एक किताब ले ली एसएससी जीडी की, बस उसी से आपका हो जाएगा। ऐसी भूल कभी मत करना, ऐसी भूल नहीं। आपको धैर्य रख के अच्छी किताबों का बढ़िया कलेक्शन करना है। नहीं तो सेंटर पे आइए और सेंटर से आप बढ़िया नोट्स, विशेष नोट्स का मतलब नहीं, मतलब कहने का मतलब हमारा है, विशेष नोट्स का मतलब है कि एक किताब हम नहीं देंगे आपको, बल्कि जो सिलेबस है, यानी सिलेबस जैसे विज्ञान है आपका सिलेबस, विज्ञान में तीनों सिलेबस, तीनों भौतिक, रसायन, जीव, ठीक। फिर समान अध्ययन में भूगोल, इतिहास, भारत का संविधान, तो और एक कोचिंग सेंटर में एक और पत्रिका है विविध की, उसको, ये 4-5 जो हैं आपकी नोट्स हैं, इनको अलग अलग पढ़िए। आप सोचोगे एसएससी जीडी की एक बुक ले लें, उसी में आपका हिंदी भी है, उसी में सब कुछ नहीं, सबको अलग अलग बढ़िया नोट्स बनाइए, अच्छे से बढ़िया पढ़िए। चलिए हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बोलोगे? भाई हम तो बताएंगे ही, पढ़ा ही रहे, लेकिन कुछ तुम भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। चलिए, यह है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त। वही समुद्रगुप्त
वही समुद्रगुप्त। किस वंश? समुद्रगुप्त। मौर्य वंश नहीं, वो अलग है, ये अलग है। गुप्त साम्राज्य, जिसके संस्थापक श्री गुप्त जी थे। चलो बच्चों, अब इसके बाद हम उठाते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। करंट का जानते हो ना, करंट का। चलो करंट के क्वेश्चन में हम उठाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? हम लिख देते हैं, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी? बोलो, रखी गई। सेंटेंस पूरा करते हैं। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश, बोलो बेटा, वो ऐसा जिला है जो दिल्ली परिक्षेत्र में भी आता है, एनसीआर में, वो है मेरठ जिला। कौन सा है? मेरठ जिला। ठीक है, मेरठ जिला है। देखो बच्चों, अभी तक तो हम बता रहे थे, थोड़ा विदेश, देश विदेश के भी तो क्वेश्चन आते हैं, उनको भी उठाते हैं। बच्चों, देश विदेश की बात जब कहने की है तो हम क्वेश्चन उठाते हैं। बच्चों, वो कौन सा ऐसा देश है, क्वेश्चन दे रहे हैं, वह कौन सा ऐसा देश है जहां का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है? हम लिख देते हैं यहां पर, किस देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक, बोलो, किस देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है? बोलो, नहीं मालूम, हम बताते हैं। अमेरिका। कहां का? अमेरिका। बच्चों, अमेरिका, अब अमेरिका एक देश है और बहुत सर्वशक्तिमान है। आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, सभी जो मोबाइल का यूज करते हैं, बिना नेट के तो चल ही नहीं सकते हैं, है ना। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी बच्चों को मोबाइल मुहैया करा रही है, डिग्री कॉलेज के बच्चों को। अच्छी बात है, आप उसका सही प्रयोग करें, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी बात है। ठीक है, अमेरिका। बच्चों, अमेरिका की खोज, क्वेश्चन उठता है, इसी में हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अमेरिका की खोज, बच्चों, अमेरिका की खोज कब की गई? ठीक, अमेरिका की खोज 1400। अच्छा बच्चों, ये बताया जाता है अमेरिका की खोज, भारत की खोज, जैसे भारत की खोज 1498 में की गई, ठीक, वास्को डी गामा द्वारा। अमेरिका के कोलंबस द्वारा 1492 में। क्या उससे पहले अमेरिका नहीं था? क्या उससे पहले भारत नहीं था? भाई, कहा गया 1498 में। अभी एक हम आपका जो है कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। कहा गया 1498 में भारत की खोज की गई, खोज की गई। ठीक, अब क्या 1498 हम पीछे आते हैं, कहोगे सर आप बता रहे हो कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। क्या भारत नहीं था 1206 पर? थे, बल्कि 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक, जिसको हमने कहा वास्को डी गामा, उसने, पुर्तगाल का एक स्थान था लिस्बन, बहुत ठंडा प्रदेश है,
शीत प्रदेश है, तो वो वहां से चला था। पाल की नावें होती थी, पाल जानते हो ना, जैसे ऊपर से तंबू जैसा, ठीक है, तंबू जैसा पाल की नाव होती थी। अब उस पाल की नाव से देख लेना कंफ्यूजन, उसको अमेरिका जाना था वास्को, लेकिन वो पहुंचाया धीरे 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 भटकता हुआ। उसने जली मार्ग की खोज की, ना कि भारत की खोज की। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भारत की खोज उन्होंने, बल्कि भारत के लिए जली मार्ग की खोज की गई थी। जैसे वो सिकंदर आया था, खैबर दर्रा पार करके आया था ना। अब जली मार्ग की खोज वो कहां पहुंचा? 1498 में, इधर हम लिख देते हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल कहते हैं पूरा नाम, पुर्तगाल का नाविक, नाविक कौन था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा, ठीक, पुर्तगाल का नाविक। और पुर्तगाल का एक स्थान था लिस्बन। क्या था? लिस्बन था। अब लिस्बन से उसने अपनी, इसको मिटा देते हैं बच्चों, लिस्बन से अपनी यात्रा प्रारंभ की। किससे? एक छोटी सी नाव के द्वारा, नाव के द्वारा। ये नाव बना देते हैं, नाव से। अब ये नाव से पानी के रास्ते आ रहा था, आ रहा था। अब इसको जाना था अमेरिका, अमेरिका जाना था, लेकिन अब ज्वार भाटा उठता है समुद्र के अंदर, पवनें उठती हैं। अब वो भटकता हुआ पहुंचा हमारे यहां केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल पहुंचा। कहां? केरल पहुंचा। कहां पहुंचा? केरल पहुंचा। अब उस समय केरल में एक राजा थे, समझे? केरल के, बता सकते हो? वहां का राजा था जमोरिन। कौन था? जमोरिन, जमोरिन बच्चों, जमोरिन। उसका मित्रवत स्वागत किया, मित्रवत स्वागत किया, ठीक। अब क्यों केरल पहुंचा? क्यों केरल ही गया? प्रश्न उठता, केरल ही क्यों गया? बच्चों अच्छा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, मसालों का बगीचा कहां है? बोलो। केरल में है ना। केरल पहुंचा, और सबसे ज्यादा क्या होता है कि यहां से मसाला ले गया, अपने देश ले गया। मसालों की खेती, मसालों की लोग खेती के लिए आए थे, मसाला ले जाने, क्योंकि ये लोग ज्यादातर मांस पे आश्रित होते थे। और आपका जानते हो सबसे ज्यादा अगर मांस का उत्पादन अर्जेंटीना करता है। कौन करता है? अर्जेंटीना। चलो ये इसकी बात हुई, मित्रवत स्वागत किया। जब हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको हम जरूर बता देंगे। समझ में आ गया ना? बस बच्चों, लेकिन ये चीज याद रखना कि भारत की खोज नहीं की, भारत के लिए जली मार्ग की खोज की थी, ठीक। उसी प्रकार अमेरिका के लिए, है ना, कोलंबस ने खोज की थी 1492 में। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं पुनः। चलो भैया, ये पुर्तगाली, ये है ना बाबू, इसको पढ़ो। पुर्तगाली जो हमने बताया कि इन्होंने जली मार्ग की खोज की। अब आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे जब चलते हैं तो हम क्वेश्चन लेते हैं बहुत दिवस से, ठीक है, दिवस से क्वेश्चन लेते हैं। अब दिवस में क्वेश्चन हम आपको लेते हैं बहुत सरल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। चलो, निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बोलो भाई। ये 31 मई को मनाया जाता है। अब जहां तंबाकू की बात आ रही है बच्चों, हमारे भारत की सरकारें, भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार हो, या किसी जिले के डीएम साहब हो, जिला कलेक्टर साहब हो, सब लोग प्रयास कर रहे हैं तंबाकू निषेध दिवस। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जब कमी होती है तो हम कहते हैं तुम शराब ना पियो, तुम तंबाकू ना खाओ, तुम ये ना करो। तो मेरे कहने से या किसी माँ बाप के कहने से
वो नहीं छोड़ सकता, वो उसका सबसे बड़ा विरोधी हो जो उनको समझाएगा बेटा तंबाकू ना खाओ, तंबाकू ना। तो जो तंबाकू खाता है ना, और मैं कहता हूं, तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जिस दिन वो स्वयं सोचेगा कि मैं तंबाकू ना खाऊं जो मेरे लिए हानिकारक है, तब। नहीं तो जब वो तंबाकू खाते हैं तो उसमें देखो चेतावनी बनी रहती है, किस प्रकार से किसी व्यक्ति के चित्त में, गला में कैंसर दिखाया जाता है, लेकिन तब भी आदमी, व्यक्ति विशेष क्या है उसको, अब तो छोटे छोटे बच्चे खाने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाने लगे हैं। बच्चों, तंबाकू का सेवन करना और शराब पीना, ये सब बड़ी गलत संगति है, ठीक है, गलत संगत है, इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये सब गलत चीजें हैं जो समाज पे कोई तुमको अच्छा नहीं कहेगा, ठीक है। तो बच्चों, जब तंबाकू वाला सवाल है तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं तब इसी से, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा ऐसा जिला है जो अफीम की खेती करता है? बोलो। उत्तर प्रदेश का, किसी दिन हम लाइव के क्लास जब मेरी चलेगी तो हम आपको उत्तर प्रदेश का एक विशेषांक बताएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल बताएंगे, ठीक है। नए वर्ष से हमारी स्पेशल क्लास, लाइव क्लास आने वाली है, ठीक है। आप लोग जितना सहयोग, हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे रायबरेली जिले के बच्चे, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं, अपितु तो पूरे भारत के बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हम ही हो या अन्य पर्सन कोई भी हो, जितना आप उसका सहयोग करोगे वो अच्छा से अच्छा आपको देना चाहेगा, ठीक बच्चों। तो बच्चों, 1 तारीख से हमारा डिवाइन परिवार आपको बढ़िया लाइव क्लास देगा, आपका समय एक बता देगा कि इतने समय से लाइव क्लास होंगी, तो आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़िए। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अफीम, यानी वो उत्तर प्रदेश, अभी हमने क्वेश्चन इसके पहले बताया था, उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन सा ऐसा जिला है जहां अफीम की खेती होती है? बोलो। उत्तर, हम लिख देते हैं, जो लिखना चाहो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बोलो, ऑप्शन दें? ठीक है, जब लाइव क्लास चलेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देते रहना, ठीक है, और उसमें कमेंट में आंसर देंगे तो हम सही बोलेंगे, सही है कि गलत है, ठीक है। अच्छा भाई, चलते हैं। इसका उत्तर बच्चों होता है, उत्तर प्रदेश के जिले में अफीम की खेती, उत्तर बाराबंकी। क्या है? बाराबंकी जिला, वही लखनऊ से थोड़ा आगे आप चले जाइए, बाराबंकी, जरवलोड, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर वाली रूट पे क्या है? बाराबंकी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है हमारा। अब चलते हैं भारत मतलब भारत में है ही है, लेकिन क्वेश्चन ले चलते हैं बहुत सरल क्वेश्चन की तरफ। जो गुजरात है, ठीक, गुजरात, अभी गुजरात में चुनाव हुआ, ठीक। अब गुजरात में जब चुनाव हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। अब भारतीय जनता पार्टी से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, यानी उसी से रिलेटेड, हम भारतीय जनता पार्टी से क्या क्वेश्चन, इतनी बड़ी पार्टी विश्व की है, उससे हम क्या करेंगे, बल्कि उससे हम जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं। हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी है बेटा, कार्यकारी लिखना है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे तो अपने यहां राष्ट्रीय पार्टियां 9 हो गई हैं, ठीक है, कितनी हो गई? 9 हो गई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बोलोगे?
ये हैं श्री जेपी नड्डा जी हैं। कौन है? जेपी नड्डा जी हैं। ठीक है, चलो भाई और चलते हैं क्वेश्चन। अभी करंट अफेयर्स के बीच बीच क्वेश्चन रह जाते हैं बच्चों। करंट अफेयर्स के हमने आपसे वादा किया 25 क्वेश्चन और हमको लगता है हम पहुंच गए 60-70 क्वेश्चन। कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन हमारा आता है। अभी जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पूछा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी प्रकार से अभी करंट का ही सवाल बनेगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। चलो भाई इसको भी पढ़ लेते हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कौन है? ठीक है, क्वेश्चन है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। बच्चों कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बच्चों कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी करंट का सवाल इस पूछा जाएगा। चुनाव हुआ, विभिन्न लोगों ने अपनी जो है सहभागिता दर्ज कराई, लेकिन उस सहभागिता में सभी लोग फेल हो गए। और बनाया किसे गया? आंसर बताइए। मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे को बच्चों कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। चलो आगे चलते हैं। अब जब कांग्रेस की बात आ गई बच्चों, ये हमारे कांग्रेस की बात आ गई, तो ये आपको किसी पार्टी से हमारा संस्थान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, हम लोग शैक्षिक हैं। ये कहोगे कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हमको किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो सिद्धांत है अधिक से अधिक बच्चों में शिक्षा की अलग जगाना, अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार देना, हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों कांग्रेस की बात जब आई, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सबसे पुरानी भारत की पार्टी है। कौन? कांग्रेस। इसकी स्थापना बच्चों पता हो, इसकी स्थापना 1885 अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। अंग्रेजों के जमाने में हुई थी 1885 में, 1885 में हुई थी। ठीक है, और जो 1885 में हुई थी एक अंग्रेज ने की थी, उनका नाम था एओ हुम। कौन था? और एओ हुम। और इसके पहले अध्यक्ष सत्येंद्रनाथ बनर्जी बनाए गए थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ बनर्जी बनाए गए थे। ठीक, सबसे पुरानी पार्टी है। आजाद हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले, अब उसके पहले इस सरकार का गठन हुआ। कब सरकार गठन हुआ? जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, है ना, काउंसलिंग हॉल में हुई थी, दिल्ली में हुई थी संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, फिर दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946 को, फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनकी विभिन्न समितियां ने मिलकर संविधान पर बिल्कुल एक प्रारूप समिति, मसौदा समितियां बनाई गई और संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। समझे भाई? तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद यही पार्टी बराबर है। अब उस समय क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ, उसके पहले हमने बताया कि उसके पहले ही सरकार गठन हुआ और माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री भारत के बनाए गए और करीब 16 साल करीब वो प्रधानमंत्री बने रहे। अब प्रधानमंत्री जब बने रहे, फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का 1980 में स्थापना हुई और ये भी राष्ट्रीय पार्टी बनी। और इसकी भी एक बड़ी विशेषता है, इस पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी आईडी बनाई थी। इस पार्टी ने, कौन? भारतीय जनता पार्टी ने। और अपने यहाँ पर आपको ये भी पता हो कि हमारे यहाँ इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। चलो आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं करंट अफेयर्स का एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का एक सवाल लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक,
अभी हाल ही में जो गुजरात में चुनाव हुआ है, ठीक है, गुजरात में चुनाव हुआ, हाल ही में गुजरात में चुनाव हुआ, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ एक जगह और चुनाव हुआ। बोलो, हिमाचल प्रदेश। हाँ भाई, हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो गुजरात के तो वही पुराने मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का नया सीएम कौन बनाया गया? बोलो। उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जो हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बनाए गए। चलो भाई, इसी के साथ फिर हम मिलते हैं, इसी चैनल पे मिलेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है डिवाइन, ठीक है। इसी तब तक के लिए एक नए मैटर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलो बच्चों, हम अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं फिर से। हमारा क्वेश्चन है भूगोल से हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि किस प्रकार से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होती हुई भागीरथी अर्थात गंगा आती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर संगम बनाती हुई, कल कल बहती हुई उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। उन उत्तर प्रदेश के 29 जिलों को छूती हुई बिहार बलिया से, यानी उत्तर प्रदेश के बलिया से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, ठीक है, वहां तक जाती है। तो उसी भूगोल के यानी नदियों में से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, यानी जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? देखो बच्चों, अगर हमारी ये राइटिंग आपको नहीं समझ आ रही तो हमारा वीडियो रोक कर आप लोग इसका हम बोल भी तो रहे हैं, है ना, रोक के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, बोलो भाई, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? इसी में एक जलीय जीव डॉल्फिन भी है। बोलो। सन 2008। कब? 2008 में। ठीक, चलो भाई, अगला क्वेश्चन फिर उठाते हैं। बहुत सरल। अगला क्वेश्चन जब हम उठाते हैं संस्थान से, ठीक, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है बच्चों? लिख देते हैं, केंद्रीय दलहन अनुसंधान है, अनुसंधान कहां है? बोलो। ये उत्तर प्रदेश में ही है। कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? कानपुर में है। कानपुर में है। चलो भाई, अगला लेकर आते हैं, अगला सवाल लेकर आते हैं विज्ञान से, करंट से, विज्ञान से। चलो विज्ञान से चलिए, क्वेश्चन है विटामिन, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन, हल्के से चलते हैं आगे। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? बोलो, किसने की थी? उत्तर में हम लिखते हैं, इसे लिख देते हैं फंक ने। किसने? फंक ने की थी। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन चलो भाई देश विदेश के भी ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बेटा आता है, नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है,
है ना। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबेल, उनके पास इतनी अथाह संपत्ति थी, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी 1900 में। कब हुई थी? 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि विश्व के विभिन्न उत्कृष्ट प्रदर्शित कला, है ना, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र में तो बाद में जोड़ा गया था, अपना सेन अपने यहाँ पाए थे। ठीक 1900 में उनकी मृत्यु हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो मेरा क्वेश्चन कहने का है, भारत के किस व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला, बोलो। भारत के किस व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? किसे मिला? बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखते हैं, हम ही लिख देते हैं, तुम्हारा काम। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। अब क्वेश्चन उठता है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला? ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में। काहे के? साहित्य के क्षेत्र में। चलो इसकी रविंद्रनाथ टैगोर की बात बताते हैं। ये क्वेश्चन उठता है कि ये राष्ट्रगान इन्होंने गाया था, ठीक, कब? 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। क्यों हुआ था? कोई बता सकता है? बताओ। नहीं बताओगे, हम बैठे हैं, तुम क्या बताओगे? तुम पढ़ो, है ना, पढ़ो तभी कल्याण होगा, मोबाइल से नहीं होगा। मोबाइल, हम तो कह रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार देखो, जो स्नातक स्तर के बच्चे होते हैं उनको देखो मोबाइल भी मुहैया करा रही है कि अच्छा से अच्छा पढ़ें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, उस पर गेम खेलेंगे, रील्स देखेंगे, रील बनाएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उनका भविष्य है। ये सोचते हैं भविष्य, रील बना लेंगे, अधिक से रील बना लेंगे, हमारे सब्सक्राइबर अधिक बढ़ जाएंगे, पैसा आएगा। अरे बच्चों, जो तुम्हारी अस्थायित्व, जीवन, व्यक्तित्व, कल के यूट्यूब बंद हो गया, रील बंद हो गई, सब बंद हो गया, तो क्या करोगे? तब तक कि आपकी जो ओवरेज हो जाओगे, तब तक के लिए आपके क्या हो जाए? बेकार। आपका ये एक देख, आप जब अभी ठंडी चल रही है तो एक बार आप क्या करो, एक पूरा गांव के भाषा में पैरा, जानते हो, पैरा एक पूरा जला दियो, और वही का ताप लियो, और एक जो ना कहुना लकड़ी जला दियो, कहुना जानो रहती, अब कहुना लकड़ी जला दियो, तो अब एक कहुना तुम पैरा ले आओ और एक कहुना लकड़ी ले आओ, तो अस्थाई कौन है? बोलो, अस्थाई कौन है? अरे पैरा में खूब बड़ी तेज से आई, अरे बहुत तेजी से आगे आए बड़े, लेकिन चंद सेकंड के, वही चाइना आइटम वाला, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ना, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दो, वही हाल है। तो वो ना बनो, अधिक से अधिक पढ़ो। चलो आते हैं, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार का मतलब है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था बेटा, और उस बंगाल के विभाजन के बाद पुनः दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए जो है एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। उसी समय इंडिया गेट की स्थापना भी हुई थी 1911 में, और महारानी एलिजाबेथ के पुत्र और पुत्री, है ना, जॉर्ज पंचम और मेरी भारत आए थे घूमने के लिए, और उनके स्वागत के लिए बढ़िया ये तैयार किया गया था। और यहीं पर
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल, ये गाया गया। और इसी पे द मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में अरविंद घोष ने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कराकर 1913 में, किस सन में, 1913 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। समझे बच्चों? चलो आगे चलते हैं, चलो भाई आगे चलते हैं, चलो तो क्या होगा, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बच्चों अब उठाते हैं हम एक सवाल संविधान से, फिर क्योंकि संविधान भी छूट जाता है। चलो संविधान से उठाते हैं क्वेश्चन। संविधान से जब हम उठाएं तो हमारा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में, यानी क्वेश्चन दे रहे हैं भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। लोकसभा जानते हो ना, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। जिस लोकसभा में सबसे अधिक बहुमत होगा तो उसी में कैसे क्या एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा है कि भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? एक ही राज्य सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के आधार पे तो उत्तर प्रदेश होगा। कहां? उत्तर प्रदेश। कैसा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें अगर ज्यादा हैं तो राज्यसभा की भी सीटें ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें, काहे की सीटें? लोकसभा की उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें। अगर इसी जगह हम क्वेश्चन पूछ लें कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो क्या करोगे? बताओगे? चलो बताओ। अच्छा 31, 32, 33, 34, ए हम मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। चलो बताओ, बोलो कौन सा विकल्प सही है? जब हम पढ़ाते हैं या टेस्ट लेते हैं संस्थान में तो बच्चे यही सवाल करते हैं कि सर आपका ए सबसे ज्यादा सही होता है, ए सही होता है। कितने? 31। अब इसी जगह पे अगर हम विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें करता है, वो है 403 सीटें। कितनी? 403 सीटें विधानसभा की होती है। समझे? राज्य परिषद की सीटें अगर यही पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य परिषद की कितनी सीटें हैं तो राज्य परिषद की पूरी 100 हैं। कितनी हैं? पूरी 100 राज्य परिषद की सीटें हैं। समझे? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा इतिहास पे पहुंच लेते हैं। सब भाई सब में लेते चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों कि उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान के बारे में बता देते हैं तुमको। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है? उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलो बताओ, तुम ही बताओ। सब हम ही बताएंगे, तुम भी कुछ बताओगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है?
अच्छा, हमने पूछा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, और इसी जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील प्लांट भी लगाया गया था, माननीय रामविलास पासवान जी द्वारा लगाया गया। अब तो इस दुनिया में है ही नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चलो, नहीं मालूम, हम ऑप्शन दें? चलो ऑप्शन देते हैं आपका ए रायबरेली। अब कहोगे रायबरेली काहे दे दिया? कि रायबरेली में कोचिंग है भाई, तो अपने जिला का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा भाई। बी, लेकिन आपको सही आंसर देना है, जिले से कोई लेना देना नहीं। लखीमपुर खीरी, मुख्यालय खीरी, लखीमपुर खीरी। सी, सीतापुर। डी, अमेठी। चलो बताओ, बोलो। रायबरेली नहीं, खट्टस कहेंगे ए लगा दो। नहीं, तुम भी होशियार हो तो हम भी होशियार हैं। लखीमपुर खीरी। कौन है? लखीमपुर खीरी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलो भाई बच्चों, बस आज इतना ही काफी आपके लिए, और इसको ध्यान से मन लगा के हमारे डिवाइन परिवार का एक ही लक्ष्य है कि आपको अधिक से अधिक रोजगार दिलाना, सिलेक्ट करना। हमारा लोगों का ध्येय नहीं है कि बहुत संस्थान है, बहुत पैसा बेटा पैसा आएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन भाई, जब आप पढ़ोगे यूट्यूब में हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भी आएगा, क्योंकि बिना पैसे तो कोई चल नहीं मतलब कोई काम भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों मन लगाकर, दिमाग लगाकर अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को कलेक्ट करिए और इनको अच्छे से अच्छे क्या है, इनको शेयर करिए, है ना। अच्छे से अच्छे शेयर करिए, अच्छे से अच्छे आप लोग क्या है, इन क्वेश्चनों को बढ़िया रट लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, फिर हम एक नया अध्याय, एक नया चमत्कारी जीके लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।